हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, एंड हमने ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें की, एंड फाइनली हमने ये पाया कि ऊर्जा जो है ये अल्टीमेटली संरक्षित रहती, मतलब कभी ना तो नष्ट की जा सकती ना बनाई जा सकती। तो इस सेशन में हम यही चीज देखने जा रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कि आखिर ये कौन सा नियम जिसके कारण हम ये कह पा रहे कि ऊर्जा ना बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम एक ऊर्जा का ही टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, यांत्रिक ऊर्जा। अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमने यांत्रिक ऊर्जा के ही बारे में डिस्कस किया है। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का क्या नियम है, क्या यांत्रिक ऊर्जा भी संरक्षित होगी? तो ये दोनों बातें हम डिस्कस करने वाले सेशन में, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एंड हमारे स्कूल एग्जामिनेशन दोनों ही जगहों पे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारे ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। क्या है? तो देखिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना, विलगित निकाय में, आइसोलेटेड का क्या मतलब है भाई? तो जो सबसे अलग थलग हो, है ना, और काफी पॉपुलर वर्ड रहा है पिछले 2-3 वर्षों में। ठीक है, तो किसी भी विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में सभी ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा ही कैसी रहती है? कंजर्व्ड, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। किंतु क्या होता है कि ऊर्जा का रूपांतरण होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पानी गर्म किया, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, है ना, पानी गर्म किया और गिलास में हमने रख दिया। अब पानी, गर्म पानी गिलास में रखा हुआ, मतलब उसके पास एक ऊर्जा है, दैट इज हीट एनर्जी। हम यहाँ पे यांत्रिक की बात करेंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करूं तो हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी क्या होगी भाई? तो थोड़ी देर बाद आप पाएंगे तो भाई उसमें कई हीट धीरे 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 क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। यानी आप पाएंगे कि ऊर्जा में क्या हो रहा है भाई? क्षय हो रहा है, नष्ट हो रही है, हानि हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, जितना ग्लास का पानी ठंडा हो रहा है उतना ही उसके आसपास के वातावरण के को ग्लास के टेम्परेचर से गर्म किया जा रहा है। मतलब यह कि ग्लास के पास में, पानी के पास में जो हीट था वो ट्रांसफर कर दिया गया किसको भाई? तो अपने आसपास के जो कण थे उनको। ठीक, तो मतलब क्या हुआ? ये अल्टीमेटली ट्रांसफर हुई, हानि नहीं हुई। देखिए जरा हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो प्रायः उसका कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिससे लाभदायक ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा के इस प्रकार व्यर्थ हुए भाग को ऊर्जा का क्षय कहा जाता है। मतलब क्षय कह रहे, हानि कह रहे, लेकिन क्या हानि है क्या? अल्टीमेटली नहीं, ये किसी और फॉर्मेट में कम। जैसे आपको मैं कहता हूं कि हमने गैस बर्नर ऑन किया और पानी गर्म करना शुरू किया, तो गैस बर्नर ऑन किया तो भैया हीट प्रोड्यूस होना चाहिए ना, वो उसके आसपास लाइट क्यों प्रोड्यूस हो रही है भाई? बर्नर जब जलेगा, गैस जब जल रही होगी तो आपको प्रकाश भी मिलता है। प्रकाश आपको तो चाहिए नहीं ना, आपको तो सिर्फ हीट चाहिए, लेकिन वो प्रकाश के रूप में क्षय हो रही है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसी जगहों पे आपको पता चलता होगा जब वो गैस जलती है तो आवाज भी करती है, मतलब साउंड एनर्जी के रूप में भी वेस्टेज आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं कहता हूं कि गैस बर्नर गर्म हो गया, तो बर्नर गर्म थोड़ी होना चाहिए था भाई, हमें तो जो खाना बना रहे हैं वो सीधे सीधे गर्म होना चाहिए था, लेकिन पॉट भी गर्म हो रहा है, बर्नर भी गर्म हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी अन्य रूपों में व्यक्त हो रही है। तो रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में तथा कुछ भाग ध्वनि एवं प्रकाश के रूप में बदल जाता है। यानी कह रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है भाई? कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एंड जब ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा होता है तब कुछ ना कुछ भाग क्या होता है? क्षय हो जाता है, मतलब हमारे डिजायर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हो पाता। तो ऊर्जा के कितने रूप है, कौन कौन से रूप में चेंज करते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं और सब में क्षय को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। तो एक जैसे नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर ले तो कुछ समय पहले, है ना, बैटरी वाली वॉच मतलब घड़ी नहीं आती थी, तब क्या कहते थे भाई? चाबी वाली घड़ी आती थी, उसमें चाबी भरनी पड़ती थी।
और चाबी भर के आप क्या करते थे, तो चाबी भर के आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते थे, और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मतलब वही स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देती थी किसको भाई, घड़ी की सुइयों को, और जिसके कारण घड़ी हमें समय बताती। अच्छा, ऐसा और भी देख सकते हैं, जो खिलौने होते हैं, खिलौनों में नॉर्मली आपने इसको देखा हुआ है, ऐसी प्लेट होती है और यहां से एक ऐसी एक चाबी लगी होती है। अब आप क्या काम करते हो भाई, तो इस चाबी को ऐसा घुमाना शुरू करेंगे। एक बात समझिए, इस चाबी को ऐसा घुमाइए, घुमाने के बाद क्या होगा, तो ये जो इतने दूर दूर दिख रहे हैं आपको ये प्लेट्स कैसे हो जाएंगे भाई, तो ये प्लेट्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लेट्स, अच्छा ये उल्टा बन गया क्या, ठीक है, ये प्लेट्स ऐसे हो गए बिल्कुल कम में, ठीक है, ये दोनों सेम चीज। हमने इसमें क्या करी, ऐसी चाबी भरी, चाबी भरने का मतलब क्या होता है, मैंने इन प्लेट्स को एकदम एक दूसरे के अंदर समाहित कर दिया, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा भाई, तो इससे इस स्थिति में आएगा, जब ये आएगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, ये उल्टे डायरेक्शन में ऐसा क्या करना शुरू करेगा, घूमेगा। आपने अगर चाबी ऐसी लगाई होगी तो ये उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब आपने ये काम करके इसमें क्या स्टोर कर दिया, आपने इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी, स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा धीरे 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 गतिज ऊर्जा देगी, और एक समय ये पूरी तरीके से जब ये खुल जाएगा स्प्रिंग, खत्म हो गई बात, फिर से आपको क्या करना, फिर से चाबी भरना। तो घड़ियों में भी नॉर्मली यही होता था, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर करते थे। कैसे भाई, सवेरे सवेरे हमने क्या करी, घड़ी में चाबी भरी और फिर छोड़ दिया तो वो दिन भर चलती थी, ठीक। तो पहला है क्या, घड़ी में चाबी भरने में किए गए कार्य की ऊर्जा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है, फिर वह धीरे धीरे घड़ी की सुइयों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती रहती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम डैम बनाते हैं, नदियों में पानी बह रहा है, हमने डैम बनाया, डैम बना के क्या करते हैं भाई, तो वाटर लेवल की हाइट को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, वाटर लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे उसमें हाइट बढ़ेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई किसकी वजह से, गतिज ऊर्जा का। अब वो स्थित हो गया, अब पानी रुका हुआ है, अब क्या कह रहे हैं भाई, तो हमने एक छोटा सा गेट बनाया, उसमें से पानी को पास करने दिया, तो इधर स्थितिज ऊर्जा होने के कारण वो गेट के जरिए क्या होता है, पानी बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, ठीक। चलिए, अच्छा इस घड़ी वाले में बात करूं, तो ये घड़ी में जब घड़ी चलती है तो एक आवाज भी तो आती है ना, टिक 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 करती हुई, तो मतलब साउंड के रूप में कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट भी हो रही भाई। और अगर इस स्प्रिंग को ऐसा जब घुमा रहे होंगे ना, तो स्प्रिंग गर्म भी होगा, नो डाउट। अब आप बोलोगे घड़ी के अंदर तो हम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट हाँ, स्प्रिंग जब घूमनी होगी तो वो गर्म होगा, डेफिनेटली गर्म होगा। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि नदियों पर डैम बनाया, बांध बनाया, उसमें पानी स्टोर किया, उसको बहने दिया, जब वो बह रहा था तो उसके रास्ते में हमने टरबाइन्स लगाए। और टरबाइन का क्या काम है भाई, तो टरबाइन का कुछ इस तरीके से काम है, देखिए आप ऐसा समझो, ये ब्लेड्स है, अब इसके जरिए इसके ऊपर पानी पड़ेगा, तो ये ब्लेड्स क्या करेंगे, घूमेंगे। तो यहां पर हमने लगा रखा है क्या, जनरेटर, यहां पे क्या लगा है, जनरेटर। और जनरेटर का क्या काम होता है भाई, तो जनरेटर का काम ये होता है कि जब आप उसको घुमाएंगे, मतलब उसको आप यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो वो आपको विद्युत ऊर्जा देगा, ठीक है। तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की, तो हम बात कर लेते हैं भाई किसकी, पवन चक्की। क्या होता है भाई, हवा चलती है तो उसके ब्लेड्स, उसके फैन घूमते हैं, उसका फैन घूमता है, इसका मतलब क्या, उसमें लगी होती है जनरेटर, और जनरेटर आपको उसके बदले में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है, विद्युत ऊर्जा। तो मतलब समझ में आ रहा है, जलाशयों में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा टरबाइन की गतिज ऊर्जा में बदलती है, जो अंततः डायनेमो द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। मतलब फिर से देखिए, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, खत्म नहीं हो रही। अच्छा, गतिज ऊर्जा में उष्मा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तन, तो गतिमान वस्तु का दूसरी वस्तु पर टकराने से उष्मा उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज बार बार कहीं जाकर के हिट हो रही है ऐसा, तो क्या करेगा भाई, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जैसे एक नॉर्मली आप ले लीजिए ना, एक हथौड़े से हम किल को ही ठोक रहे होते हैं, तो हथौड़ा थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, किल ही गर्म हो जाती। मतलब अगर बार बार गतिज ऊर्जा हो रही होगी और जाकर के वो किसी को टकरा रहा होगा, तो वो वहां पे हीट प्रोड्यूस करता है, नॉट ओनली हीट, साउंड एंड लाइट भी। जैसे मैंने हैमरिंग करनी शुरू करी तो आवाज भी तो आएगी और कुछ ना कुछ साउंड भी आएगा, तो मतलब हीट और साउंड में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी तरीके से
विद्युत ऊर्जा क्या यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और फैन क्या करता है भैया, रोटेट होता है, तो मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दे रहा है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके ट्यूबलाइट्स क्या कर रहे हैं भाई, आपने जैसे ट्यूबलाइट को लाइट बीम मतलब आपने ट्यूबलाइट को क्या करी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो उसने विद्युत ऊर्जा लिया और उसको रूपांतरित कर दिया किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। साथ ही साथ आपको पता है कि हीट भी जनरेट होती है, अगर आप उस बल्ब को टच करेंगे तो आपको हीट भी प्रोड्यूस होती हुई मिलती है। ठीक है, नो डाउट। इतना सा ही नहीं, मैं चाहूं तो एक हायर रेजिस्टेंस की कॉइल यूज करूं जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध क्या करेगा, धारा को रोकेगा बहने से, और अगर धारा को बहने से रोकेगा तो वहां पे जनरेट होती है हीट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। आगे विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन, इसी की मैं बात करता क्या, विद्युत हीटर की। इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल। जैसे आपने देखा सोलार प्लेट क्या है भाई, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। सोलार प्लेट में सनलाइट पड़ती है, सनलाइट क्या करती है भाई, तो उस प्लेट पे पड़ने के बाद वो प्लेट्स वो अल्टीमेटली एक तरीके से सोलर सेल कहलाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होने लगती है और आवेशों के प्रवाह के कारण हमें उसमें से विद्युत धारा देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के आपको बहुत सारे टाइप्स यहां पर समझ में आ गया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे रूपांतरित हो सकती है। ठीक, चलिए अब बढ़ता हूं मैं जरा यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर। यह इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का हमेशा सम्मिश्रण होता है, वो कांस्टेंट होता है। इसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, जरा इसकी हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक कांस्टेंट होगा, या यूं कहूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा, या फिर डेल के जो होगा वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, सदैव ही किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम्मिश्रण बराबर होता है भाई, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि गतिज ऊर्जा बदल सकती है स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा बदल सकती है गतिज ऊर्जा में, लेकिन सम्मिश्रण हमेशा जीरो होगा। मतलब अगर इसी बात को समझा जाए कि भाई वो डैम में हमने क्या किया था, पानी को स्टोर किया था, तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा थी। अब वो डैम से पानी को छोड़ा तो पानी बहना शुरू हो गया, तो उसका बहाव क्यों है, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो मतलब ये कन्वर्टेबल है लेकिन खत्म नहीं हो रहे। चलिए एक हम जरा एग्जांपल करते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु मतलब फ्रीली फॉलिंग एक बॉडी है, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो है इसके पास में ए पर पोजीशन बी पर एंड पोजीशन बी पर सी पर टोटल जो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी है ये सेम आ रहा है। ठीक है, तभी तो कहेंगे संरक्षित। मैं ये कहता हूं कि इस गेंद को देखिए, जब मैंने एक सर्टेन हाइट पर रखा है, मतलब कहां पर रखा हुआ भाई, ए पर सबसे पहले रखा हुआ है, यहां पर इसकी जो प्रारंभिक वेग होगी ये कितनी है भाई, 0। प्रारंभिक वेग अगर इसकी यहां पर 0 हो रही है, अर्थात क्या कह सकता हूं मैं कि यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये कैसी होगी भाई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी भाई, मैक्सिमम। कारण क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ये अधिकतम ऊंचाई पर है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया और क्या कर रहा है भाई, तो x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है ऊपर से, तो इस बिंदु पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का समीशन कितना होना चाहिए भाई, mgh के बराबर ही। क्योंकि यहां पे जब ए पोजीशन पे मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर किसके दिख रहा है आपको, तो ये दोनों बराबर है mgh के। मुझे कैसे पता, तो मुझे पता कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो यहां पर भी इन दोनों का समीशन mgh होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं अभी इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि पोटेंशियल कितना और काइनेटिक कितना। एट द सिमिलर एंड जब मैं सी पर पहुंचता हूं इस जगह पे, तो यहां पर भी पीई प्लस के ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया, mgh।
एंड यहां पर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो देखिए यहां पर जब ये आकर के बॉल टकराएगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी यहां पर कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसके पास हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर H की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो। यहां पर अब कोई हाइट नहीं है ना, धरातल पे आकर के गिर गया, तो जब ये धरातल पे आकर के गिर जाएगा तो इसके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ये वस्तु चल करके आ रही है ना H हाइट से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। लेकिन तीनों ही जगहों पे जो टोटल एनर्जी होगी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, यांत्रिक ऊर्जा जो होगी कुल, वो संरक्षित रहेगी, वो नहीं चेंज होने वाली। मतलब Ke प्लस पी हमेशा mgh तो रहेगा। ऐसा चमत्कार कैसे होगा भाई? तो आइए चलिए जरा हम समझ के आते हैं ऐसे चमत्कार को भी। तो ऐसा चमत्कार करने के लिए हमें नॉर्मली क्या करना होगा भाई? तो नॉर्मली देखिए हम यहां पर करना चाह रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित है, ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है ना। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अगर मैं कहना चाहूं तो मैं सिंपली अभी जो भी डायग्राम वहां पर रखा था सेम टू सेम मैं कंसीडर कर लेता हूं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, इसकी तीन सिचुएशन मैंने बना ली, ए बी एंड सी। ये तीनों ही सिचुएशन में इसके पास में ये हमारी धरातल है, ठीक है, ये हमारी धरातल होगी, ठीक। अब इस तीनों सिचुएशन की अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं क्या डिस्कस कर सकता हूं भाई? तो मैं कह सकता हूं कि ये है इसकी पोजीशन ए, ये है इसकी पोजीशन बी और ये है इसकी पोजीशन सी। सपोज भी ये जो ग्राउंड से इसकी स्टेटस है, मतलब ग्राउंड से इसकी जो हाइट है ये कंप्लीट, ये यहां से यहां तक h हाइट है। ग्राउंड से ये बॉल जो है ए तक में कितनी ऊंचाई है भाई? h हाइट है। इसके सेंटर से ही लूं, ठीक है, ये h हाइट है। किंतु बी कंडीशन कहता है कि ये जो है ये चल के आ चुका है x, और नीचे की कंडीशन ये कहता है कि भैया ये बची हुई हाइट। तो मतलब मैं कुछ वैल्यूज लिख दूं तो मैं कहूंगा कि यहां से ये यहां तक की जो ऊंचाई है ये है मेरी h, यहां से ये जो ऊंचाई है ये मैं कहता हूं x। तो ये पूरा h है और इसमें से x हाइट कम कर दूं तो ये बची हुई हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट क्या होगी? तो ये हो जाएगी मेरी h माइनस ऑफ x। खत्म बात। अब जरा इन तीनों स्थिति पर देखो तो मैं क्या कह सकता हूं भाई कि ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी? जीरो, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी v जो होगी वो होगी मैक्सिमम। यहां पर जब c पर आ जाएगा तो v कैसी हो जाएगी भाई? मैक्सिमम। अब चलिए हम जरा शुरू करते हैं, है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकाल। तो मैं कहता हूं यांत्रिक ऊर्जा, चूंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो होता है भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं एक एक करके निकालता हूं। स्थिति ए पर, स्थिति ए पर पिंड का सबसे पहले गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसकी निकालते हैं ए पर। तो कितना होता है भाई गतिज ऊर्जा? तो मैं कहूंगा हाफ mv², ठीक है। अब मुझे पता है चूंकि अधिकतम ऊंचाई पर, यह मैक्सिमम हाइट पर जब रखा है, अधिकतम ऊंचाई पर u इक्वल्स टू कितना है भाई? जीरो, मतलब वेग कितना है? जीरो, वेग बराबर जीरो। अतः मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं भाई? तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m0, मतलब क्या? जीरो। इसी प्रकार मैं इसको KE कह देता हूं ए पर, है ना। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा,
तो स्थितिज ऊर्जा ये कहां पे चल रहा है भाई, ये दोनों चीजें चल रही है कहां, ए पर। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब मैं कहता हूं PeA, ए पर कितना होगा भाई, तो mgh। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है भैया m, इसका मास कितना है m, यहां पर भी कितना रह जाएगा वही m, यहां पर भी कितना रह जाएगा m मास का ये ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो ये हो गई हमारी अतः कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु ए पर, कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु ए पर कितना होगा भाई, तो आप क्या कहोगे, ठीक है, एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। स्थितिज ऊर्जा ए पर और गतिज ऊर्जा ए पर, इन दोनों के समिशन के बराबर। तो इन दोनों का समिशन कितना है, ये हो गया 0 प्लस mgh मतलब ये कितना हो गया mgh। अर्थात मुझे यहां पर पॉइंट क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई भाई, कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट ए यानी EA इज इक्वल्स टू है mgh। इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूं मैं फर्स्ट। इसी प्रकार पहुंचता हूं बिंदु बी पर, बी पर क्या करेंगे भाई, सेम निकालना है आपको पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो मैं यहां पर निकालता हूं सबसे पहले गतिज ऊर्जा, अर्थात मैं यहां पर निकालना चाह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी बी, मतलब KEB लिख लूं, कितना होगा भाई, तो ये हो जाता है सिंपली हाफ mv²। कितना होगा, हाफ mv², ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर जब हाफ mv² आ चुका है, ठीक है, तो मैं निकालता हूं जरा स्थितिज ऊर्जा, इसी पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्थितिज ऊर्जा निकाल करके ले आऊं तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी भाई, तो यहां की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये होता है mgh, ठीक है। अब mgh में मुझे रखना है क्या भाई, तो मुझे यहां पर हाइट जो देखने को मिल रही है ये h नहीं है, h माइनस x है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये h माइनस x, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी यहां पर। किंतु यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है जो हाफ mv² लेकर के आ रहा हूं मैं, ठीक है, ये mv² अल्टीमेटली मेरे पास में यहां पर वेलोसिटी की तो कोई जानकारी है नहीं कि कितनी यहां पर वेलोसिटी। तो क्यों ना इसको एक काम करता हूं, मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करके ले आता हूं। तो स्थितिज ऊर्जा को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं, सिर्फ इसको अभी नीचे करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ हटा रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं हटाऊं, तो मैं काम करता हूं हटा ही देता हूं। लो भैया, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, ठीक है। हम पहले क्या कैलकुलेट करके ले आए, तो पहले हम कैलकुलेट करके ले आते हैं इसी गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए हम चलते हैं समीकरण, गति के समीकरण से गति के तृतीय समीकरण में चलता हूं मैं। तृतीय समीकरण में मुझे इस वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मेरा ये v वेलोसिटी नहीं पता इस b पॉइंट पे। ये b पॉइंट पे यहां पर क्या होगा, वस्तु गति भी कर रही होगी और एक हाइट पर है भी। जब a पर थी तो वस्तु विरामावस्था में थी, मतलब यहां काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, जो भी थी क्या थी भैया, पोटेंशियल एनर्जी mgh। लेकिन b पर क्या है, अभी एक सर्टेन हाइट पे है भी और कुछ दूरी चल के आ भी चुकी है, मतलब क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। b पर वो वस्तु गतिमान भी है और धरातल पे भी नहीं पहुंचते, मतलब पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। तो मुझे ये निकालने के लिए चलना होगा क्या, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2gx चलेगा। x क्या है भाई, तो ये x हाइट चल कर क्या रही भाई, ये क्या होता था 2gs, ये विस्थापन ही ना, कितना विस्थापित होकर क्या है, तो a से b तक आने में कितना विस्थापन हुआ इसको, x। चलिए, तो यहां पर लिख लिया मैंने 2gx। चूंकि मुझे एक और बात पता है, v² इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx। कारण क्या है, ये विरामावस्था से चल करके आई थी, ठीक है।
क्यों भैया? तो चूंकि u इक्वल्स टू कितना है 0, तो अभी क्या समझ में आया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल गया मुझे 2gx। अभी चलिए इसमें रखता हूं मैं, तो अभी ये बताइए कितना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2gx। क्या हो गया? तो 2gx अगर मैं यहां पर 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी एट b इज इक्वल्स टू mgx। ठीक है, अब करता हूं मैं बात यहीं पर c के लिए, तो अगले पेज में चलेंगे। b की बात यहां पर खत्म कर देता हूं एटलीस्ट। तो b के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा भाई। तो b के लिए मुझे सिंपली करना है कि मैं टोटल, है ना, कुल, अतः कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु बी पर, तो भाई ई बी लिख देता हूं इसको। ठीक है, जैसे इसको ई ए लिखा तो इसको ई बी लिख देता हूं। कितना हो जाएगा भाई? तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब काइनेटिक एनर्जी बी पर कितना है और पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितना है वो हमें यहां पर मिल चुका है। काइनेटिक एनर्जी बी पर कितना है mgx, तो लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो mgh माइनस mgx, इसको ओपन करके लिख दो तो क्या होगा देखिए, mgh माइनस mgx चलेगा। ये अगर मैं इसको अगली लाइन लूं तो ये अल्टीमेटली क्या दिख रहा है भाई? तो ये यही तो दिख रहा है mgh माइनस mgx। ठीक, तो रख दिया मैंने। अभी क्या दिख रहा होगा आपको? mgh से mgx कैंसिल, मतलब मुझे समझ में आ गया कि eb जो मिला ये भी कितना मिला mgh। इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकंड। मैंने यही तो बोला था कि भैया जितना a पर मिलेगा उतना ही b पर। देखिए a पर भी mgh, ये रहा, a पर भी कितना mgh, b पर भी कितना mgh। अब चलिए चलते हैं c पर कैलकुलेट करने। तो c पर अगर मैं कैलकुलेट करने चलता हूं तो मैं बढ़ता हूं यहीं पे आगे। ठीक, अगर हम c की बात करते हैं तो देखिए c पर मुझे मिल जाएगा ये एट c, मतलब यांत्रिक ऊर्जा c पर। c पर मतलब क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तो भाई गतिज ऊर्जा, बिंदु c पर। अब बिंदु c पर मुझे पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी तो मैक्सिमम आने वाली है, तो यानी यहां पर मैं सिंपली लिखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्या होगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है ये वेलोसिटी तो मेरे पास है नहीं, तो इसको ढूंढने चलना पड़ेगा। तो क्या करूंगा भाई? तो देखिए वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी। वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे चलना पड़ेगा फिर से क्या, गति के तृतीय समीकरण में। गति के तृतीय समीकरण से क्या है भैया गति का तृतीय समीकरण? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहीं पर गेम है, s नहीं, ये कितना अभी चल करके आ चुके हैं भाई, ये देखिए ये कितना चल करके आ चुके हैं, तो h कितना h, और u इक्वल्स टू क्या था इसके लिए 0, तो मैं इसको कहता 2gh, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g आएगा, और यहां पर चूंकि u की वैल्यू कितनी है भैया 0। लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को 2gh। क्लियर है? अब क्यों ना मैं यहां पे पुट कर दूं, तो आइए चलिए पुट करते हैं के एट c, है ना, c कितना है भाई? तो हाफ ऑफ m, v स्क्वायर की जगह पर रखना है मुझे 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट c इज mgh। चलिए अब आगे बढ़ना है क्या, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी तो कैलकुलेट करनी है c पर। तो अब क्या कैलकुलेट करें भाई? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहां पर? बिंदु c पर। तो बिंदु c कहां अवस्थित है? बिंदु c बिल्कुल धरातल पर स्थित है, तो मतलब यहां पर हाइट कितना है 0। तो बिंदु c मतलब PE एट c कितना हो जाएगा mgh, चूंकि
H बराबर कितना है यहां पर 0, तो PE पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना हो गया भाई, तो mg इंटू 0 मतलब 0। अब मैं कहता हूं कुल यांत्रिक बल, यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली है ना, कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु सी पर कितना होगा भाई, तो हमें पता है कितना, EC लिख लेता हूं, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। EC क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। KEC और PEC, KEC कितना है mgh, ये देखिए mgh, तो ये रख लेता हूं सिंपली mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, मतलब EC कितना आ गया भाई, तो mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए जरा बात करके आते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड तथा इक्वेशन थर्ड से क्या दिख रहा है, तो मैं लिखता हूं फिर आपको रिलेट करा दे रहा हूं, EA इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू mgh। मतलब इससे क्या समझ में आ रही है भाई, तो इससे समझ में आ रही है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बिंदु A, B तथा C पर mgh ब्रैकेट में कर दे रहा हूं संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है। कैसे पता लगा, चेंज ही नहीं हो रही ना, ये देखिए C पर थर्ड इक्वेशन देखिए mgh, और इधर चल के देखते हैं, तो इधर मुझे दिखा था क्या, फर्स्ट इक्वेशन ये भी mgh, मुझे यहां पर दिखा था ये सेकंड इक्वेशन, ये भी क्या दिख रही है, EB इक्वल्स टू आपको दिख रहा है mgh। मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, A पर यहां पर हूं तब भी mgh, B पर हूं तब भी mgh, C पर भी mgh। मतलब यहां अगर मैं मार्क करना चाहूं तो मैं ऐसा मार्क कर सकता हूं क्या, कि भैया यहां पर भी ये mgh है, यहां पर भी mgh है, और यहां पर भी mgh है। अर्थात मैं अब क्या कहना चाहता हूं कि जब बॉल यहां पर था तब इसके पास में क्या था भाई, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो मैक्सिमम थी, और काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मिनिमम थी, अर्थात 0 थी। और जब ये यहां आकर के टकराया, जब यहां पर V मैक्स लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राउंड पे आकर के टकरा रहा है, तो इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है मैक्सिमम, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई है क्या, मिनिमम, अर्थात 0। यानी जो यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम था वहां पोटेंशियल C पर आकर के 0 हो गया। मतलब यही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें, गतिज ऊर्जा में। यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, मतलब जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रहा है वैसे वैसे इसकी क्या हो रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जा रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, कम, और गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कुछ यूं देखिए, अगर इसको एक ग्राफिकली समझाऊं तो मैं ऐसा समझ सकता हूं। देखिए मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूं। अगर मैं इसमें कहता हूं, 2 लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यह है मेरी पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभ में, यह है मेरी पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभ में, और इसी समय मैं बात करूं तो यह है मेरी गतिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्रारंभ में। ये कब की कंडीशन है भाई, ये कब की कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है A पर। वस्तु कहां रखा है, A पर। जब वस्तु A पर रखा है तो ये जो रेड कलर से बना रहे हैं, ये रेड कलर वाला पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा। आपको क्या दिख रहा है, तो आप देखना शुरू कीजिए इसमें, है ना, इसको चलिए एक नए कलर से। ठीक, इसमें आपको क्या दिख रहा है, जब A स्थिति थी तब वस्तु कहां था भाई, मैं इधर पे फिर से वो वस्तु बना भी देता हूं ताकि मैं इसको कंप्लीटली रिलेट करा सकूं। तो देखिए ये पोजीशन A, ये पोजीशन B, ये पोजीशन C, और पोजीशन C जो थी वो कहां थी, तो पोजीशन C थी हमारी धरातल पे। ठीक, तो इस कंडीशंस में हमने क्या बात कर ली भाई, तो ये है मेरी पोजीशन A, B, C। इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, यहां पर मुझे लग रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी कैसा है, 0, मतलब ये चल ही नहीं रही है। यानी ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, मैक्सिमम। देखिए जिस रेट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है,
सेम उसी रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब जितने से ये धीरे 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 नीचे की तरफ गिरेगा, और ये नीचे गिरते समय mg के कारण ये नीचे की तरफ गिर रहा है, जो कि मेरा h हाइट पर रखा हुआ था, ये जिस रेट से अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, सेम उसी रेट से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है वही है राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझे क्या? मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द राइज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में जो कमी है यह बराबर है इसके गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के। ठीक है, किसके? गतिज ऊर्जा में वृद्धि के। ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक इंटरमीडिएट कंडीशन भी तो आएगा ना, जहां पर ये कौन सा कंडीशन है? इस कंडीशन की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो चुका है काइनेटिक एनर्जी के। मतलब यहां पर मैं कहूं तो पोटेंशियल और काइनेटिक बिल्कुल बराबर बराबर है, यानी टोटल एनर्जी का आधा पोटेंशियल और आधा काइनेटिक है। मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी का आधा पोटेंशियल और आधा काइनेटिक। ये कहां पे? इस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद, एक मिड पॉइंट के बाद, मतलब ये h/2 के बाद ये कौन सी कंडीशन होगी? मान लेता हूं मैं ये है h/2। ये कंडीशन कब होगी? ये पूरी कंडीशन कब होगी? h/2 पर। अब h/2 के बाद क्या हो रहा है जरा देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी अब और घटने लग गई, लेकिन गतिज ऊर्जा और बढ़ने लग गई, और सेम रेट से जैसे वो घट रही है वैसे वो बढ़ रही है। ये घटते 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 इस बिंदु पर, यह बिंदु C है, इस बिंदु को B मान ले, तो मान ले तो B बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये बिंदु से, वैसे मैंने जो अभी कंसीडर किया था उसमें B को बीचों बीच नहीं माना था, यहां मान लेता हूं कि B बीचों बीच है, मतलब h/2 पे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहीं पर भी लिया था। खैर चलिए समझता आता हूं। C पॉइंट पर यहां पर जब आ गई, यहां पर जब बॉल आ गई, तो यहां पर H कैसा हो गया भाई? तो यहां पर H की वैल्यू 0 हो गई। H की वैल्यू 0 हो गई, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो था वो mgh, इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। यहां जब आकर के टकराएगा तो सबसे ज्यादा वेग होगा इसके पास, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। रीजन यही है भाई, काइनेटिक एनर्जी कॉस्ट होता है हाफ mv², और यहां पर वेग का मान सबसे ज्यादा होगा जब धरातल पे आके टकराए। मतलब इस C पॉइंट पे यहां पर बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। ये काइनेटिक एनर्जी कैसी हो गई? मैक्सिमम। अगर मैं एक फर्जी सा डेटा बनाऊं तो लो भैया एक फर्जी डेटा बनाता हूं। फर्जी डेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कहता हूं इसको कहता हूं 0 और इसको कह दो 10। जरा जोड़ना इस पॉइंट A पर 0 + 10 कितना होगा? 10। इस B पॉइंट पे जोड़ना तो भैया ये भी कम हो चुका और ये बढ़ चुका है, मतलब ये हो चुका है 5,5, ये 5 और ये 5। अभी भी यहां पर भी जोड़ेंगे तो कितना है? 10। अगर मैं इस पे बात करता हूं, मैं आखिरी वाले पोजीशन पे, तो अभी काइनेटिक एनर्जी कहां पहुंच चुकी है? 10 पर, और पोटेंशियल एनर्जी कहां चुकी है? 0 पर, लेकिन फिर भी ये 10 है। मतलब यहां पर ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम, ये काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम। ये 10 और 0 में ऐसी डेटा ले रहा हूं एक, ताकि आप रिलेट कर सको बातों को। ये 5,5 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मैं कहता हूं कि 5 है काइनेटिक एनर्जी भी, और इसी के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी भी, मीन पोजीशन। और यहां पर मैं इसको कहूं तो ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी 10, और ये है काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना? 0। तो मतलब समझ में आ रहा है कि शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट चलने वाला है तब काइनेटिक एनर्जी उसके पास कुछ भी नहीं है, 0 है। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे था, जहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। इसलिए टोटल एनर्जी 10, टोटल एनर्जी उतनी ही बनी हुई है। बीच में भी आया, एक कम हुआ एक बढ़ा, लेकिन टोटल सेम, यहां पर भी सेम। अच्छा, ऐसे ही कहीं पर भी मैं 2 पॉइंट अगर आपके लिए मार्क कर दूं, मैं यहां पे मार्क करता हूं और इसी का एनालॉगस ये मार्क करता हूं। इन दोनों की अगर मैं सम करूं तो भी तो 10 ही आएगा। ये इतनी सी हाइट कम हुई है तो ये इतनी सी हाइट इसमें बढ़ गई, अल्टीमेटली तो ये 10 ही है। आप कहीं भी इस पूरे ग्राफ में आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको जो मिलने वाला है वो टोटल एनर्जी हमेशा 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 कंजर्व्ड मिलने वाला है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई है क्या भाई? तो मैं अभी कह सकता हूं कि एक स्वतंत्र रूप से एक इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे की तरफ गिरा रहा था तो इस पे मिलने वाली मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कैसी दिख रही है भाई? टोटल एनर्जी इसकी हमेशा ही कंजर्व्ड है। अब इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूं, मान लीजिए एक स्प्रिंग के जरिए, है ना, एक स्प्रिंग के जरिए एक कोई पिंड है, ये अगर लटक रहा है, तो इस संदर्भ में भी इसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। चलिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए भाई, सिंपली यहां पर क्या समझ में आ रहा है, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ में एक मास लटक रहा है। अभी इसको क्या किया हमने? ऐसा खींचा नीचे की तरफ और खींच करके हमने छोड़ दिया। तो एक कंडीशन तो होगी ये और एक कंडीशन होगी ये,
मतलब क्या होगा, ये स्प्रिंग ऐसा फ्लक्चुएट हो रही होगी, तो जब ये स्प्रिंग नीचे एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तब, है ना, और फिर एक बार जब इंटरमीडिएट पोजीशन पे होगी तब, मतलब ये रहा इंटरमीडिएट पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जब ऊपर की तरफ खिंच जाएगी तब, मतलब स्प्रिंग एक बार नीचे आप खींचेंगे तो अपने आप को ऊपर भी खींचेगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ऐसा चलती रहेगी। तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है भाई, तो हम कह रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना, कुल यांत्रिक ऊर्जा इसमें भी संरक्षित रहती है। जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करता हूं, मैं कहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि भैया जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब मैं कहता हूं कि जो खिंचाव है इसमें, ठीक है, वो कितना है भाई x। तो इस संदर्भ में मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं तो क्या लिखेंगे, हाफ mv²। अब ये स्प्रिंग बिल्कुल आखिरी बिल्कुल एक्सट्रीम पे खींच चुकी है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि अब इसको ऊपर चलना है, आपने जब बिल्कुल आखिरी तक खींच दिया तो वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो इस कंडीशन में मैं कहता हूं कि वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, जीरो। लेकिन यहीं पर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी क्या, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं यू से डिनोट करते हैं, और होती कितनी है, तो ये होती है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और के एम लिख रहे तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसमें मिला है वो, तो मतलब u हो गया हाफ के एक्स एम स्क्वायर। मतलब क्या कह लूं मैं, यहां पर भी टोटल एनर्जी कहता हूं तो कितना मिलेगा, टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा कितना होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, काइनेटिक तो काइनेटिक जीरो प्लस पोटेंशियल कितना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एम, मतलब मैक्सिमम, मतलब हाफ ऑफ के एम एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा मेरे को टोटल एनर्जी। यही चीज मीन पोजीशन पे भी और यही चीज वापस जब यहां पर आएंगे तब भी, मतलब इसके संदर्भ में भी हमको देखने को मिल रहा है कि भाई स्प्रिंग से किसी लटके पिंड की भी बात करें तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कैसी दिख रही है, संरक्षित दिख रही है। क्लियर है क्या, चलिए, तो इसी प्रकार से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आते हैं सीबीएसई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। मतलब यह है कि आपकी बुक अगर एनसीईआरटी है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपकी पूरी कोर्स कंटेंट हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से आते हैं तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाता है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स एंड पूरा कोर्स कंटेंट अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस, अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड एंड सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी भी क्लासेस मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेगमेंट स्पोकन इंग्लिश की भी। तो चलिए भाई, जिस तरीके से आप इतनी सारे फ्री कोर्सेस एक्सेस कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन को, तो सिंपली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक को फॉलो कीजिए एंड बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, ई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा आपके लिए डिजाइंड है। तो चलिए भाई, आप जिस तरीके से जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। एंड कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में तो वो हमारे तक पहुंचा सकते हैं, कोई सजेशंस हमारे तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई अनाउंसमेंट्स आती हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।